देख, कल मैंने क्लास इंटरवल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको दे दी थी। आज हम बात करेंगे नंबर की, जिसको आप होल नंबर भी कह सकते हैं। ठीक है ना? हाँ, हेलो जी, वालेकुम सलाम। बताएं बताएं, हो गया उसका? कोई इशू नहीं। ठीक ठीक, चलिए इंशाल्लाह। ठीक 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 ठीक, चलिए ठीक, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। ठीक ठीक, चलिए, अल्लाह हाफिज़। हाँ जी, तो नंबर दो तरह का समझिए। नंबर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसके बेस पर हम लोग क्लासिफाई करेंगे। एक कहलाएगा फ्रीक्वेंसी, जिसको हम अक्सर स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, और दूसरा होगा कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एफ से। फ्रीक्वेंसी में जो नंबर होगा ना, वो इर्रेगुलर वे में अरेंज होगा। इर्रेगुलर अरेंजमेंट यानी नंबर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों ऑर्डर में होंगे। इर्रेगुलर अरेंजमेंट कहते हैं कि नंबर जो है वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों में है। फॉर एग्जांपल, कहीं पे नंबर लिखा हुआ है 5, अगला नंबर है 8, आपको लगा इंक्रीजिंग में है, फिर डिक्रीज हो गया 6, फिर मान लीजिए आ गया 4, फिर आ गया 9, फिर आ गया 7। नंबर का इस तरीके से अरेंज होना इर्रेगुलर अरेंजमेंट कहलाता है, और इस नंबर को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जबकि कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हो ये रहा है कि नंबर आपका रेगुलर है यानी अरेंज्ड है। रेगुलर कहो या अरेंज्ड कहो, यानी नंबर आर आइदर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। एक तरतीब वे में नंबर होंगे, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग में, कोई एक, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। तो समझाने के लिए हम इस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक वो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जहां नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और दूसरा जहां डिक्रीजिंग ऑर्डर में। नंबर देखिए, इंक्रीजिंग पढ़ रहे हैं 5, 5 से बढ़ के हुआ 8, 8 से बढ़ के हुआ 10, 11, 15, 20। नंबर एक तरतीब में है, बिल्कुल अरेंज्ड है, कंटिन्यू इंक्रीज किया है। दूसरी जानिब डिक्रीजिंग वाला पढ़ रहे हैं, तो मान लीजिए यहां पर है 90, फिर है 80, फिर आ गया 65, फिर आ गया 61, फिर आ गया 50, फिर आ गया 42। नंबर आर कंटिन्यू इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। कल हमने क्लास इंटरवल से रिलेटेड सारी बातें पढ़ ली थी। आज हम दूसरे टर्म की तरफ आए हैं। इस पूरे स्टैटिस्टिक्स में ग्रुप डाटा वाला जो पढ़ना है
उसमें यही दो टर्म पढ़ने हैं। क्लास इंटरवल से रिलेटेड सारे टर्मोलॉजी, क्लास इंटरवल कितने टाइप का होता है, रेगुलर होता है, इररेगुलर होता है, लोअर लिमिट किसको कहते हैं, अपर लिमिट किसको कहते हैं, क्लास मार्क, क्लास साइज, फिर इररेगुलर से रेगुलर बनाना। आज दूसरा टर्मोलॉजीज है कि जो नंबर है अरेंजमेंट के हिसाब से दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक अनअरेंज्ड नंबर, दूसरा अरेंज्ड नंबर। नंबर अगर एक तरतीब में है तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहला रहा है, और अगर बेतरतीब में दिए हुए हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों में दिख रहा है, तो उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, इस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो यूज है, ये जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है कैपिटल एफ में लिख रहा हूं, यूज्ड ओनली इन केस ऑफ मीडियन। वो तो आगे हम फॉर्मूला देखेंगे, खुद समझ में आ जाएगा। मीडियन के फॉर्मूले में सिर्फ कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ती है, जबकि जो ये स्मॉल एफ है जिसको हमने फ्रीक्वेंसी कहा है, इज यूज्ड इन मीन में भी इस्तेमाल होगा, मीडियन में भी इस्तेमाल होगा, एंड मोड, यानी हर चीज में फ्रीक्वेंसी का तो दखल है ही। मीन का फॉर्मूला, मीडियन का फॉर्मूला या मोड का फॉर्मूला, सब में फ्रीक्वेंसी टर्म आएगी ही आएगी। तो फ्रीक्वेंसी तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। दूसरी बात, जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो तो पहचानना खैर हमें आता ही है, लेकिन ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज गिवन विथ लेस देन और मोर देन क्लास इंटरवल। यानी जब भी क्लास इंटरवल लेस देन और मोर देन वाले फॉर्मेट पे दिया रहेगा, तो उसके साथ जो नंबर गिवन होंगे, आप गौर से देखिएगा, तो वो या तो इंक्रीजिंग में होगा या डिक्रीजिंग में होगा। कहने का मकसद ये है कि लेस देन और मोर देन वाले क्लास इंटरवल जो कल पढ़ाया था मैंने, लेस देन और मोर देन वाला जो क्लास इंटरवल है, उसके साथ जो नंबर गिवन है वो नंबर कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होंगे। तो हर बार नंबर को एक बार देख लेना है एहतियात से कि नंबर फ्रीक्वेंसी है या कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। हो गया? बोलिए। चलिए, अब यहां पहला सवाल आता है कि कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ही हमें गिवन है और मीन निकालना है, तो मीन तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पे निकलता ही नहीं है। मान लीजिए जो नंबर गिवन है क्लास इंटरवल के साथ, वो लगातार बढ़ रहे हैं या लगातार घट रहे हैं, दोनों में से कोई भी हो सकता है। यानी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ और निकालना आपको मीन है, और मीन निकलेगा फ्रीक्वेंसी से, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से नहीं निकलेगा। तो आपको पहले कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंसी में बदलना होगा। जैसे कल हमने पढ़ाया था कि इररेगुलर वाली चीज को रेगुलर में हम बदलते थे। इररेगुलर क्लास इंटरवल, जहां गैप होता था, कुछ मिसिंग नंबर होते थे, उसमें हम पहले गैप निकालते थे, गैप को 2 से डिवाइड करते थे, उस वैल्यू को एन फैक्टर कहते थे, लोअर लिमिट में एन फैक्टर घटाते थे, अपर लिमिट में एन फैक्टर बढ़ाते थे, ताकि वो इररेगुलर क्लास इंटरवल रेगुलर में कन्वर्ट हो जाए। और रेगुलर की जरूरत तो पड़ेगी ही मीडियन और मोड निकालते वक्त। तो यहां पर भी इररेगुलर है और ये रेगुलर है। अब इस रेगुलर को हम इररेगुलर में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंसी में, और फिर यहां पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी से कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी। यहां दोनों कन्वर्जन पढ़ना है, फ्रीक्वेंसी टू कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टू। तो पहले हम कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी पढ़ रहे हैं।
मैं कैपिटल F से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसको हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं स्मॉल f में। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज कन्वर्टेड इनटू फ्रीक्वेंसी। अब आम जबान में समझो, बड़े को छोटे में कन्वर्ट करना है। कैपिटल को मैं बड़ा बोल रहा हूं, स्मॉल लेटर वाले को छोटा बोल रहा हूं, तो बड़े से छोटा कैसे होगा? तो इसका एक तरीका होता है, यहां जो मेथड हम इस्तेमाल करेंगे कन्वर्जन का, वो करेंगे स्टेप वाइज सब्ट्रैक्शन। यानी आपको घटाना है स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप घटाने को ही समझाऊंगा मैं, लेकिन आपको जब भी घटाना है तो ये बात याद रखनी है कि जो डिफरेंस आवेगा वो पॉजिटिव में आना चाहिए, और ये तभी मुमकिन है जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं लार्जर वैल्यू या बड़ी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से छोटी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को। दो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को ही आपस में घटाना है, एक बड़ी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, एक छोटी फ्रीक्वेंसी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तभी वैल्यू पॉजिटिव में आएगा। और जब मैंने नंबर पढ़ाया था तो ये मेंशन किया था कि वो नंबर होल या नेचुरल नंबर है, यानी फ्रीक्वेंसी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कभी निगेटिव में नहीं होंगे, हमेशा पॉजिटिव में होंगे। ये जो नंबर हमने पढ़ाया है, ये जो नंबर है, इस नंबर को आप होल नंबर कह दीजिए या नेचुरल नंबर कह दीजिए, यानी पॉजिटिव होंगे। मिनिमम 0 हो सकता है सबसे छोटी वैल्यू, या स्टार्टिंग होल नंबर वैल्यू 0। तो नेचर वाइज याद रखिएगा, नंबर कभी फ्रैक्शन में नहीं आएगा, डेसिमल में नहीं आएगा, स्क्वायर रूट में नहीं आएगा, क्यूब रूट में नहीं आएगा, डेसिमल में नहीं आएगा, निगेटिव नहीं आएगा। जब भी आवेगा होल नंबर आवेगा, नेचुरल नंबर की तरह, 0 प्लस नेचुरल नंबर। चलिए अब बाकी यहां समझते हैं। और मैं समझने के लिए, क्योंकि कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दो तरह का होता था, तो मैं जानबूझकर दोनों तरीका बताता हूं। मान लीजिए हमारे पास गिवन है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, अब लिख नहीं रहे, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर वाला ही है, और वो वैल्यू देखकर पता चल जाएगा। यहां पर हमने लिखा 5, यहां हम लिख रहे हैं 8, यहां हम लिख रहे हैं 10, यहां लिख रहे हैं 15, यहां लिखिए 16, एंड फाइनली लिख लीजिए 20। ये हमारे पास लगातार इंक्रीजिंग ऑर्डर में डाटा दिया है, इसीलिए हमने समझा कि ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ये है सबसे छोटी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और ये है सबसे बड़ी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब भी होगा, ऊपर छोटी वैल्यू नीचे बड़ी वैल्यू। ठीक है, अब सुनिए, स्टेप बाय स्टेप घटाने से पहले एक बात समझिएगा, ये सारे नंबर जो आपको दिख रहे हैं, ये सारे नंबर आपके पास नेचुरल नंबर हैं इस वक्त, लेकिन मैंने वहां लिखा था होल नंबर का डिवीजन। उसकी वजह ये थी, इस टेबल के नीचे और इस टेबल के ऊपर ये एज्यूम करना है कि दोनों जगह वैल्यू 0 है। यानी अगर हम आगे चल के बात करेंगे ना कि डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाना है, तो टेबल वहीं तक हम बनाते हैं जहां तक नंबर होता है। क्लास इंटरवल को आगे हम इसलिए नहीं बढ़ाते क्योंकि उस रेंज में नंबर नहीं आ रहा है। मिसाल के तौर पे अगर नंबर मान लीजिए आपके पास दिया हुआ 1 से लेकर 48 तक, तो आप जब भी बनावेंगे 0 से 50 तक का ही क्लास इंटरवल बनेगा। अब उसको आप 0 से 10 मान लीजिए, 10 से 20 मान लीजिए, 20 से 30 मान लीजिए, 30 से 40, 40 से 50। उसी पैटर्न में आप आगे चलते तो 50 से 60, बट 50 से 60 वाले कॉलम में नंबर 0 होता, क्योंकि 48 तक ही नंबर है। अब वो 48 तक 40 से 50 में आवेगा। समझ पा रहे हैं बात को? अगर हम 5, 6, 7, 8 इस तरह से नंबर दे दें 48 तक, और आपको बोले डिस्ट्रीब्यूट करो क्लास इंटरवल बना बनाकर, तो आप 0 से 10 के बीच में जितने नंबर होंगे उसको रखेंगे, 10 से 20 में जितने होंगे उसको रखेंगे,
तो 40 से 50 तक ही आवेगा, चूंकि 48 ही नंबर तक था। लेकिन अगर हम 50 से 60 वाला क्लास इंटरवल बनावे जबरदस्ती, तो उसके सामने नंबर, तो यही माना गया है कि इस टेबल में जहां तक नंबर थे वो आगे इसके नीचे वाले क्लास इंटरवल का नंबर 0 है और इसके ऊपर वाले का भी 0 है। समझ में आ गई बात? मैंने नंबर स्टार्ट किया था, मान लीजिए सबसे छोटा नंबर 2 था और सबसे बड़ा नंबर 48 था, तो 2 तो आ गया होगा 0 से 10 के बीच में। लेकिन उससे पहले अगर हम -10 से 0 वाला क्लास इंटरवल ले, इससे ठीक पहले वाला, ये वाला मान लो 0 से 10 है, ये 10 से 20 है, 20 से 30 है, इससे पहले वाला होगा -10 से 0, उसके सामने नंबर 0। तो ये मान लिया जाता है कि जो टेबल में नंबर्स हैं उसके ऊपर और नीचे 0 0 है। तो ये आप पहले जहन में रखें। अब आइए, इसी वजह से मैंने उसको होल नंबर कहा, ना कि नेचुरल नंबर कहा। स्टेप बाय स्टेप डिवाइड के, सॉरी, स्टेप बाय स्टेप घटाने का क्या मतलब है? बड़े को जब भी छोटा करना है तो आप घटाकर ही छोटा कर सकते हैं। चलो देखते हैं। स्टेप कह रहा हूं मैं इसको, ऊपर और नीचे ये दोनों एक दूसरे के स्टेप हैं, ये दोनों स्टेप हैं, ये सब स्टेप बोल रहा हूं, ऊपर नीचे जो आपको दिख रहा है ये सब स्टेप है। ये सीढ़ी कैसे चढ़ते हैं? चाहे आप जमीन से आसमान की तरफ जाएं या आसमान से जमीन की तरफ आए, ऊपर से नीचे, छत से ग्राउंड फ्लोर तक, ग्राउंड फ्लोर से छत तक, यही हो रहा है। इसी को मैं स्टेप बोल रहा हूं, नीचे से ऊपर जाओ, ऊपर से। अच्छा, ये जाहिर सी बात है, अगर आप इन दोनों वैल्यू को देखेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब हुआ ये वैल्यू छोटी है, ये वैल्यू, तो जब आपको घटाना होगा तो बड़ी में से छोटा घटा देंगे। घटाने का पैटर्न हो गया 8 - 5। बोलो ना, स्टेप बाय स्टेप जब घटा रहे हैं तो यही होगा, 20 में से आप 16 घटावेंगे, ना कि 16 में से 20। 16 में से 15 घटावेंगे, 15 में से 10 घटावेंगे, 10 में से, और 8 में से। अच्छा, जहां से घटाएंगे उसी के सामने लिखा जाता है। अगर आप 8 में से 5 घटा रहे हैं तो 8 के सामने वाला लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। अगर आप 10 में से 8 घटा रहे हैं तो 10 के सामने का, समझना बात को। अगर हम 20 में से 16 घटा रहे हैं तो 20 के सामने लिखेंगे, 16 में से 15 घटा रहे हैं यहां लिखेंगे, 15 में से तो 15 के सामने, 10 में से 10 के सामने, 8 में से, तो 5 के सामने लिखने के लिए 5 में से घटाना है, तो मान लीजिए 5 - 0 5, ये घटने का पैटर्न हुआ। 5 - 0, 8 - 5, 10 - 8, ये हुआ स्टेप बाय स्टेप घटाना। 15 में से 10 गया, 16 में से 15 गया, और 20 में से 16 गया। अब आप देखिए जो नंबर आपके पास आया है वो आपको कैसा लग रहा है? 5 में से ऐसा लगा डिक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हो गया, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज। यानी ये जो नंबर है इसका देखते हुए नेचर पता चल रहा है कि ये तो बेतरतीब ढंग से अरेंज्ड है, इसीलिए इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं। तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी निकालना आसान। आप दो लगातार कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को घटा दीजिए, बड़े में से छोटा। ये हुआ स्टेप बाय स्टेप, या दो लगातार कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को घटाइएगा, फ्रीक्वेंसी बन जाएगा। अच्छा, ये जो हमने लिया था, अभी हम बताएंगे, ये जो हमने लिया था वो लिया था इंक्रीजिंग वाला। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं जिसमें हम डिक्रीजिंग वाला जानबूझकर कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लें। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिक्रीजिंग वाला हम लोग लें। मान लेते हैं ये वैल्यू है 20, 18, 14, 11, 10, 4। स्टेप बाय स्टेप घटाना है और घटाकर लाना है।
यहाँ कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी 6 नंबर होंगे। जितनी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी उतने ही फ्रीक्वेंसी, 1 2 3 4 5 6। चलिए ये मैं पहले लिख देता हूं, बेतरतीब ढंग से नंबर आएगा। अब आप घटाएंगे कैसे? बड़े में से छोटे को पैटर्न खुद से डिसाइड कर लीजिए, बड़ा कौन छोटा कौन। यहां दिख गया मुझे कि 20 बड़ा है 18 छोटा है, तो इसका मतलब आप ऊपर से नीचे घटा रहे हैं और जहां से घटाना शुरू कर रहे हैं उसी के सामने लिख रहे हैं। 20 में से 18 लिख के लिख दीजिए, 18 में से 14, 14 में से 11, 11 में से 10, 10 में से 4, 4 से 0। यानी इंक्रीजिंग में जाहिर सी बात है नीचे की वैल्यू चूंकि बड़ी होती जाती है, इसीलिए आपको घटाने का तरीका ये आया। दिस इज द पैटर्न टू सबट्रैक्ट, और जहां से स्टार्ट किया उसी के सामने आप लिख रहे हैं। ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने यहां आप लिख दिया। 5 में से 0 5 के सामने, 8 में से 5 8 के सामने, जबकि यहां पर आप घटा रहे हैं इस तरीके से, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, दो लगातार डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहा है, तो ऊपर बड़ी वैल्यू नीचे छोटी वैल्यू। बोलिए, समझ में आई बात? अच्छा, दो चीजें और आप समझिए। ये तो ठीक है, हमने कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू लगातार लेना है, लगातार घटा दीजिए, और जहां से आपने घटाना शुरू किया मतलब जो लार्जर वैल्यू है उसी के सामने फ्रीक्वेंसी लिखना है। कुल मिलाकर बात ये हुई, 5 और 0 में 5 लार्जर है, 5 के सामने लिखेंगे घटाकर। 8 और 5 में 8 लार्जर है, 8 के सामने लिखेंगे घटाकर। तो ये तो हो गया कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी निकालना है। स्टेप बाय स्टेप कह रहा हूं मैं, दो लगातार कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी माइनस कर दीजिए, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटानी है और बड़ी के सामने लिख देना, यहां से घटाना शुरू करना, उसी के सामने लिख देना, चाहे इंक्रीजिंग में हो चाहे डिक्रीजिंग में हो। अगर आप सारे फ्रीक्वेंसियों को जोड़ें तो जो वैल्यू आवेगी वो सबसे बड़ी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के बराबर आवेगी। ये रूल है और आप ऐसा करके देख लीजिए। सारे फ्रीक्वेंसियों को जोड़िए और देखिए टोटल क्या बना। मैं फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, इस सारे फ्रीक्वेंसियों को जोड़िए और बताइए क्या आया। 5 3 8 2 10 5 15 1 16 और 4, यानी ये वही वैल्यू आई जो सबसे हाईएस्ट कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी थी। इंक्रीजिंग में होगा तो सबसे नीचे होगा। तो मैं ऐसा कहूंगा, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी is equal to highest cumulative frequency। अच्छा, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसे है, इसको हम लोग कहते हैं समीशन। आगे मैं यूज करूंगा वर्ड जोड़ना। किसको जोड़ रहे हो? फ्रीक्वेंसी को जोड़ रहे हो। सारे फ्रीक्वेंसी को हम जोड़ रहे हैं। सारे फ्रीक्वेंसी का सम किसके बराबर होगा? हाईएस्ट कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को एक नाम दिया गया है, दैट इज एन। सबसे बड़ा नंबर कैपिटल एन, या कैपिटल एन ना लिखकर आप लिख सकते हो कैपिटल एफ और नीचे लिख दो हाईएस्ट। सबसे बड़ा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो सबसे नीचे होगा, और डिक्रीजिंग ऑर्डर है तो सबसे ऊपर होगा। जो सबसे बड़ा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी उसी को एन कहते हैं, वही समीशन एफ है, सारे फ्रीक्वेंसियों का सम। अच्छा, ये इंक्रीजिंग में तो हमने देखा, डिक्रीजिंग को भी एक बार चेक करते हैं। लिख तो दिया है मैंने ऐसे ही,
लेकिन मैं डिक्रीजिंग वाले को भी एक बार चेक करके देखता हूं। इधर जो डिक्रीजिंग से आपने डिक्रीजिंग कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को स्टेप बाय स्टेप घटाकर आप लेकर आए हैं, चलो इसको हम चेक करना चाह रहे हैं। अब देखो डिक्रीजिंग में सबसे बड़ी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सबसे ऊपर दिख रही है 20, इंक्रीजिंग में सबसे नीचे दिख रहा था हाईएस्ट कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 20। चलो वो तो नीचे ऊपर को मारो, बोली सबसे बड़ी वैल्यू कौन है सर कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 20, यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू कौन है 20। क्या सारे फ्रीक्वेंसी को जोड़े हम, 2 और 4 6, 6 3 9, 9 1 10, 10 6 16, 16 4, यानी चाहे इंक्रीजिंग में कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो कि डिक्रीजिंग में हो, यही बात है, सारे फ्रीक्वेंसियों का सम हमेशा हाईएस्ट कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें, कन्वर्जन के बाद ये ध्यान में रखें। सारे फ्रीक्वेंसियों का सम, जिसको समीशन एफ कहते हैं, समीशन का मतलब ऐड, आगे पढ़ाएंगे ये सब चीज, अभी सिर्फ जानिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं समीशन से, शॉर्टकट में लोग सिग्मा बोलते हैं। ऐड करना, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, छोटा वाला एफ लिखा है तो फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं, बड़ा वाला एफ है तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अच्छा दूसरा, ये तो हुआ पहला जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला ऑब्जर्वेशन ये हमने देखा कि सारे फ्रीक्वेंसी को जोड़ा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो सबसे बड़ा था उसके बराबर हो गया, उसी को आप कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरा, जो सबसे छोटा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, सबसे छोटा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले या आखिरी फ्रीक्वेंसी के बराबर है। इसमें सबसे छोटा कौन है सर, इंक्रीजिंग में होगा तो सबसे ऊपर होगा, डिक्रीजिंग में है तो सबसे, ये तो हाईएस्ट कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की आपने कहानी बता दी, सबसे लोएस्ट सबसे स्मॉलेस्ट कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम देख रहे हैं, सबसे लोएस्ट कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम देख रहे हैं। पहले मैं लिख देता हूं, लोएस्ट कहो स्मॉलेस्ट कहो, या तो ये फर्स्ट फ्रीक्वेंसी के बराबर है या लास्ट। अच्छा अब ये सब बात खुद से अकल में आनी चाहिए, क्या अकल में आनी चाहिए सर, सबसे छोटी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो सबसे छोटी सबसे ऊपर होगी, समझ में आ रही। अगर कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ है तो सबसे नीचे आपको हाईएस्ट दिखेगा और सबसे स्मॉलेस्ट कहां दिखेगा, ऊपर। तो इसका मतलब अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो लोएस्ट वैल्यू फर्स्ट फ्रीक्वेंसी के बराबर है, अगर आपका कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग ऑर्डर में था। जो फर्स्ट और लास्ट दोनों लिखा है ना, इसका मतलब है फर्स्ट के बराबर तब होगा जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी रहता। लेकिन अगर कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो सबसे नीचे जो वैल्यू आवेगा वो सबसे लोएस्ट होगा और वो लास्ट वाले फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा। ये दूसरा ऑब्जर्वेशन हो गया, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि फर्स्ट या लास्ट फ्रीक्वेंसी के बराबर सबसे लोएस्ट कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, मगर ये बात सही है सारे फ्रीक्वेंसियों का सम सबसे हाईएस्ट कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। समझ में आ गई बात। तो स्टेप बाय स्टेप घटाइए कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से, फ्रीक्वेंसी आपको मिल जाएगी, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, चाहे इंक्रीजिंग में कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हो चाहे डिक्रीजिंग में दी हो, आपको बड़े वैल्यू में से छोटा वैल्यू घटाकर हमेशा पॉजिटिव में आंसर लिख देना है। और फ्रीक्वेंसी देखिए, इसको मैं फ्रीक्वेंसी क्यों कह रहा था, ये क्या वाकई फ्रीक्वेंसी आया, तो हाँ सर 2 से 4 इंक्रीज 4 से 3 डिक्रीज, यहीं पर 3 डाटा ही देखकर समझ में आ गया कि ये तो फ्रीक्वेंसी है।
बेतरतीब ढंग से दिया हुआ है, आगे आप देखें बेतरतीब ही दिखेगा, वरना इस 3 पर ही समझ में आ गया कि भैया फ्रीक्वेंसी हम निकाल रहे हैं, क्योंकि लगातार कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इंक्रीज या डिक्रीज होता है। क्लियर? चलिए अगला पार्ट इसमें देखते हैं। अगर हम फ्रीक्वेंसी से कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालें, यानी अब हम छोटे f को बड़े f में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी बेतरतीब ढंग से दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी, उसको तरतीब में ला रहे हैं। ठीक, इसका 2 तरीका होता है, जो मेथड आपको पसंद आए। पहला मेथड ये है क्रॉस एडिंग। इसको मैं कहता हूं क्रॉस एडिंग। समझाने के लिए क्रॉस एडिंग को मैं ऐसे लिखता हूं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो पहली फ्रीक्वेंसी और इससे ऊपर वाली, क्रॉस कहते हैं ऊपर वाली कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम, क्योंकि जोड़ना है, जोड़िएगा तभी छोटी चीज बड़ी होगी। जस्ट उल्टा अभी पढ़ा था, बड़े को छोटा ला रहे थे, कैपिटल एफ को कन्वर्ट कर रहे थे स्मॉल एफ में, तो घटा रहे थे, और घटाना आपको स्टेप बाय स्टेप है, लेकिन ऐड करना है क्रॉस करके, क्रॉस एडिंग, यहां 1 यहां 0। सिमिलरली समझावेला, या फिर दूसरी फ्रीक्वेंसी, और क्रॉस का मतलब होता है पहली, यानी एक कम करने को क्रॉस कह रहे हैं। इस तरह से आप अगर जोड़ें तो इसको हम क्रॉस एडिंग कह रहे हैं। F3 प्लस वैसे मैं पसंद यही करता हूं। अब मैं तरीका बताता हूं ये क्यों आया, बैठ के रटने की जरूरत नहीं। अभी आपने पढ़ा, अगर मुझे तीसरी फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो आपको पता था 2f को घटाने पर आवेगा, स्टेप बाय स्टेप। और मैंने क्या कहा था, बोलिए क्या कहा था? मैंने कहा था कि सर जहां से घटाना शुरू करेंगे वही लिखेंगे, तो 3 माइनस 2। अभी इंक्रीजिंग वाला सोच रहे हैं, कैपिटल F1, कैपिटल F2, कैपिटल F3। तो कैपिटल F3 है तो उसके सामने स्मॉल F3, स्मॉल F1, स्मॉल F2, स्मॉल F3। समझावेला खाली लिख रहा हूं मैं। इस डाटा को पहले नंबर पे आया है और फ्रीक्वेंसी है तो F1, F2, F3, और ये पहले नंबर पे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है F1, F2, F3। तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये जो डाटा आया है इन दोनों को माइनस करके आया है? तो जाहिर सी बात है स्मॉल F3 की वैल्यू होगी कैपिटल F3 माइनस कैपिटल F2। यही बात यहां पे लिख रहा हूं। अब मुझे चाहिए फ्रीक्वेंसी से कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो इस माइनस F2 को उठाकर इधर ला दूं, इसी को मैं क्रॉस एडिंग नाम दे देता हूं। यही सिखाया मैंने। तो ये है क्रॉस एडिंग का कॉन्सेप्ट। या तो इससे बनावेंगे, या फिर इसी में दूसरा रास्ता है, फ्रीक्वेंसियों को जोड़ते रहिए, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसियों को जोड़ते रहिए। फ्रीक्वेंसियों को जोड़ने का क्या मतलब वो बताता हूं। मैं इसी मिसाल के लिए बोल रहा हूं, अगर मुझे तीसरी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए तो मैं तीनों फ्रीक्वेंसियों को जोड़ूंगा। अगर मुझे
दूसरे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत है तो मैं दो फ्रीक्वेंसियों को जोड़ूंगा, और लास्ट अगर मुझे चौथे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत है मैं चारों फ्रीक्वेंसियों को जोड़ूंगा, यानी सम ऑफ 4 फ्रीक्वेंसी। यहीं पे एक चीज सीखते हैं, एक रिप्रेजेंटेशन। अब देखो F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस के लिए तो आपके पास एक टर्म है समीशन। समीशन का मतलब जोड़ना, इस सारे प्लस को आपने रिप्रेजेंट कर दिया सिर्फ इस समीशन के साइन के साथ। जोड़ किसको रहे हैं? F को जोड़ रहे हैं। यहां पर भी यही काम कर सकते हैं। क्या जोड़ रहे हैं सर? F को जोड़ रहे हैं। क्या जोड़ रहे हैं? F को जोड़ रहे हैं। अब अगली बात सुनिएगा, इसका मतलब हुआ F को जोड़िए, इसका मतलब F को जोड़िए, इसका मतलब F को जोड़िए। बट सवाल ये है कितने F जोड़े जाएं? सर यहाँ पे 4 था तो 4, 2 था तो 2, 3 था तो। अब इस बात को लिखेंगे कितना F जुड़ा है, इसका मतलब F जुड़ा है। ये हमें कैसे पता कि 4 जुड़ा है? तो उसके लिए नीचे कुछ सिंबल लिया जाता है। मिसाल के तौर पे F के नीचे I ले लिया और यहां दिखलाते हैं लोअर लिमिट कि I को 1 रखा, तो इसका मतलब I की जगह पे 1 रखिएगा तो ये बनेगा F1। कहां तक जोड़ना है? इसकी अपर लिमिट ऊपर लिखी जाती है I बराबर 4, यानी 1 से लेके 4 तक जोड़िए। यहां लिखिए आप 1 से लेकर 2 तक। अच्छा कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, खाली आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ऐसा नहीं है। हमने आई की जगह पर कुछ और लेटर ले लिया, मान लो आर, तो आपको बताना होगा आर की वैल्यू 1 है, ताकि यहां रखकर F1 बने और यहां आप रख दीजिए 3। ये रेंज होता है। नीचे लिखते हैं लोअर लिमिट, ऊपर लिखते हैं अपर लिमिट, मतलब कहां से कहां तक चलना है। और ये एफ फ्रीक्वेंसी है, नीचे आर सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, कहां से कहां तक के लिए रेंज डिसाइड हो रहा है। कौन बैठ के पूरा लिखेगा? ये आगे जरूरत पड़ेगी। अगर मुझे F1 से लेके F100 तक लिखना है तो हम ऐसा थोड़ी लिखेंगे F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4। सीधे लिखेंगे F, नीचे कोई सिंबल दे देंगे x और लिखेंगे x की वैल्यू 1, ऊपर लिखेंगे x की वैल्यू 100, 1 से लेके 100 तक। तो दूसरा तरीका है सारे फ्रीक्वेंसियों को जोड़ दीजिए। अब एक सवाल पर आते हैं, उसके बाद बात करेंगे। हमने बोला अपने मन से एक बेतरतीब ढंग का नंबर हम चूज कर लेते हैं। चलिए 5, 10, 8, 9, 16, वापस से 10। जाहिर सी बात है ये बेतरतीब ढंग का नंबर है तो इसको हम फ्रीक्वेंसी ही कहेंगे। हाँ अपने मन से कह सकते हैं इसको F1, F2, F3, F4, F5, F6। अब इससे हमें बनाना क्या है? फ्रीक्वेंसी, यानी एक तरतीब वे में नंबर आना चाहिए। और मैं पहले लिख देता हूं कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया है उससे इंक्रीजिंग आना चाहिए। मैं जानबूझकर शुरू में पहले मेथड से 1-2 बता देता हूं, फिर आखिरी वाले मेथड से 2-3 बता देता हूं। आपको कोई एक मेथड फॉलो कर लेना है जो मेथड समझ में आता है। तो पहला मेथड ज्यादा आसान लगता है इसलिए उसी पर आ रहे हैं, और वो मेथड ये कहता है क्रॉस एडिंग। यहां 5 में ऊपर क्रॉस की मानी ये 5 प्लस 0 5, 10 प्लस 5 15, 8 प्लस 15 23। ये हुआ क्रॉस एडिंग। यानी ये फ्रीक्वेंसी इससे ठीक पहले वाला कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको जोड़कर यहां लिख दीजिए।
अच्छा, एक जो मैं कह रहा था सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, अगर आपको यहां लिखना है तो आप सारे फ्रीक्वेंसी को जोड़िए, F1 F2 F3 F4, तो यहां पर आप कैपिटल F4 लिख पाएंगे। तो अब देखो 5 10 15 15 8 23 23 और 9, या एक तरह से वही लॉजिक कि सर अगर जोड़कर ही लिख रहे हैं तो इसका मतलब इन सब का सम यहां लिखा जा चुका है 23, तो काहेला हम इन सबको जोड़े, सीधे बोले 23 प्लस 9, या तो सबको जोड़कर यहां लिखो या ऊपर के तीनों फ्रीक्वेंसियों का सम यहां पर थर्ड कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है, इसीलिए मैं क्रॉस ऐड करना पसंद करता हूं। 23 प्लस 9 32, या तो तुम वैसे करोगे तब भी 32 आएगा। अब यहां तक का सम 32 आ चुका है, तो 32 में 16 जोड़ना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तब, सॉरी क्रॉस एडिंग करोगे तब भी वही होगा। अब यहां तक का सम 48 है, 10 58, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आया, लोएस्ट वैल्यू पहली फ्रीक्वेंसी, सारे फ्रीक्वेंसियों का सम हाईएस्ट कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और ये नंबर साफ दिख रहा है आपको, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तरतीब में है। अरे बात समझ में आई नहीं आई? नहीं आई? इसको अब हम वापस क्रॉस चेक करके देखते हैं। हमारे पास ये डाटा था और अब हम ये मान रहे हैं कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी हुई है, इससे हमें कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी थी। फ्रीक्वेंसी का सम से सोच रहे हैं, 5 5 3 8, 8 और 2 10, 10 5 15, 15 1 16, 16 4 20, या क्रॉस एडिंग 5 प्लस 0 5, 3 प्लस 5 8, 2 प्लस 8 10, 5 प्लस 10 15, 1 15 16, और फिर ये 4 करके 20, क्रॉस एडिंग। इज इट ओके? अब एक सवाल है मेरा, अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया फ्रीक्वेंसी से कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का क्रॉस ऐड करके, उससे हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर वाला ही कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलेगा, क्योंकि जब जब आप फ्रीक्वेंसियों को जोड़िएगा और जैसे जैसे नीचे आप आएंगे तो एडिशन की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, जैसा कि यहां पर आपको दिख रहा है। सर हमको अगर ऐड करके ही निकालना है, एडिंग वाला कॉन्सेप्ट, तो 5 5 में कुछ ना कुछ तो जोड़ेंगे तो वैल्यू जाहिर सी बात है बढ़ेगी, फिर इसमें कुछ ना कुछ तो जोड़ेंगे तो वैल्यू, तो आपको जो अभी कन्वर्जन वाला सिखाया गया है एडिंग पर, उससे हमेशा इंक्रीजिंग वाला कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ही आएगा। अगर मेरा यही सवाल हो कि इसी फ्रीक्वेंसी से डिक्रीजिंग वाला कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालें, क्योंकि कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दो टाइप का होता है, कंटिन्यू इंक्रीज कर रहा है इट्स ओके, कंटिन्यू डिक्रीज भी तो कर सकता है, तो कंटिन्यू डिक्रीज कैसे करेगा? सवाल समझ में आ रहा है? कंटिन्यू डिक्रीज कैसे करेगा? अरे बोलो ना यार, नहीं बना पाओगे या बना दोगे? बना दोगे कैसे? नीचे से ऐड करें मतलब? एक मिनट रुकना, तुम्हारी बात को पहले मैं यहां लिखूं। इस बच्ची का जो कहना है पहले उसको मैं समझता हूं, फिर बताता हूं सही बोल रही है गलत बोल रही है। चलिए यहीं पर हम बात कर लेते हैं, ये मैं हेडिंग पहले ही लिख देता हूं, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ। हाँ जी अब बोलो। हम्म हम्म चलो ठीक है। मतलब तुम यहां से चाह रही हो कि हम ऐसे चले उल्टा,
चलो इस बच्ची का जो कहना है पहले उसको हम देख लेते हैं। 0 10 10 10 और 16 26, यानी वही क्रॉस एडिंग अब शुरू हो जाएगा। नीचे से चलना, ऊपर से भी चल रहे थे हम तो क्रॉस ऐड ऐसे से कर रहे थे, अब हम नीचे से कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर 10 और ये 0 ऐड होकर 10 लिख दिया, 16 और 10 ऐड करके, तो इसका मतलब 9 में 26 जोड़कर यहां लिखे, ये तो हुआ क्रॉस एडिंग। 26 और 9 35, अच्छा 35 और 8 43, 43 और 10 53 और 5 क्या मुझे कंटिन्यू डिक्रीजिंग में दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, और चेक भी हो गया क्रॉस। क्या सर डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो चाहे इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, हाईएस्ट कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी होता है। तो सारे फ्रीक्वेंसियों का सम तो 58 पता ही है, 58 पता ही है हाईएस्ट कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इंक्रीजिंग में नीचे, डिक्रीजिंग में लोएस्ट वाला फ्रीक्वेंसी के बराबर, लोएस्ट वाला फ्रीक्वेंसी के बराबर, फर्स्ट एंड लास्ट। एक तरतीब में भी दिख रहा है डिक्रीजिंग, बिल्कुल सही बात है। क्रॉस एडिंग क्या है, बिल्कुल सही दिमाग है, बिल्कुल सही दिमाग है। क्रॉस एडिंग का कॉन्सेप्ट या तो ऊपर से कीजिए या नीचे से कीजिए। आप जब भी जोड़िएगा तो जाहिर सी बात है वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, वही तो इशारा दिया था, जब आप ऊपर से जोड़ रहे हैं तो वैल्यू बढ़ रही है, नीचे से जोड़िए तो अब यहां वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। नीचे से बढ़ना मतलब ऊपर से डिक्रीज होना। अरे बोलो, दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, ये तो मैं ठीक है, उसने एक ही तरीके पे बता दिया। जब भी डिक्रीजिंग में होगा आप सबसे पहले सारे फ्रीक्वेंसियों का सम लिखेंगे। यानी अगर मैं नीचे से क्रॉस ऐड करते हुए न चलता तो अब कैसे चलता वो बता रहा हूं। तो हम ये काम करते डिक्रीजिंग ऑर्डर में, सारे फ्रीक्वेंसियों का सम सबसे ऊपर लिख देते 58। अब इस 58 में से इस 5 को माइनस करके लिखता 53, चूंकि घटा कर लिखना है ताकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, तो पहले ही सबको जोड़ चुके हो, अब ये पहला माइनस कर दो 53, 53 में से 10 माइनस कर दो 43, 43 में से 8 माइनस कर दो 35, में से 9 माइनस कर दो 16 में से माइनस कर दो। समझ में आ रही बात? 10 में से 10 माइनस करोगे तो 0। एक तरीका ये भी है, नहीं तो आप ठीक है एक ही तरीके से जानिए, ऊपर से नीचे जैसे आते हैं वैसे ही नीचे से ऊपर जाएंगे। ऊपर से नीचे बढ़ना हुआ तो नीचे से ऊपर भी बढ़ना हुआ, और नीचे से ऊपर बढ़ना मतलब ऊपर से नीचे घटना। और यही लॉजिक पर यहां पर भी आप चेक कर सकते थे, याद कीजिए। हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी है, मुझे डिक्रीजिंग में चाहिए, और ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है डिक्रीजिंग में चाहिए। 4 + 0 4, 6 + 4 10, 1 + 10 11, 1 + 3 14, 14 + 4 18, 18 और 2 20। क्रॉस एडिंग करते चले गए नीचे से। हमारे पास तो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ ना, तो ऐसे ही ऐड करोगे ना। 4 0 को ऐड करके लिख दिए, 6 4 को ऐड करके लिख दिए, 1 10 को ऐड करके लिख दिए 3, या फिर सारे फ्रीक्वेंसियों को जोड़कर पहले लिख दिए 20, 20 में से 2 गया 18, 18 में से 4 गया 4, मतलब जैसे चाहो वैसे, दोनों तरीका है। तो कुल मिलाकर हमें फ्रीक्वेंसी समझ में आई, दो तरह की होगी, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी दो तरह की होगी, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, और हम एक ही फ्रीक्वेंसी से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों निकाल सकते हैं। डिपेंड कर रहा है कि हमें क्रॉस एडिंग ऊपर से करना है या नीचे से करना है, अगर हम उसी पैटर्न को फॉलो करें तो फ्रीक्वेंसी से कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी, ये पूरा कन्वर्जन आपको आना चाहिए। क्लियर? चलिए, वैसे पढ़ाना सीक्वेंस के हिसाब से चाहिए हमें मीन, फिर मीडियन, फिर
हम स्टार्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स में मोड, मतलब उल्टा, हम मोड की कहानी शुरू कर रहे हैं। समझ में आई बात? मोड, फॉर अनग्रुप डाटा, यानी जिसको आपने ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। अनग्रुप डाटा का मतलब नंबर ऐसे ही कॉमा लगा लगा के दिए हुए हों, और एक जो टेबुलर फॉर्म में अरेंज हो, डिस्ट्रीब्यूट किया गया हो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा कहते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा, जिसको हम ग्रुप डाटा भी कहते हैं। ये अनग्रुप डाटा क्लास 9 की चीज है और क्लास 10 की चीज आपकी हो जाएगी ग्रुप डाटा। तो अनग्रुप डाटा के अंदर मोड का मतलब होता है मैक्सिमम टाइम रिपीटिंग वैल्यू। यानी जो नंबर सबसे ज्यादा मर्तबा आया है, जैसे जैसे मान लेते हैं मोड हमें निकालना, और ये दिया हुआ है 2, 8, 8, 8, 8, 7, 17, 2, 9, 3, 8, 8, 7, 8, 2। मान लीजिए ये नंबर दिया हुआ है। दो तरीका है, या तो आप इसको टेबल में मत बनाइए, हम यहां पर ये देख रहे हैं कि क्वेश्चन में कौन कौन से नंबर्स हैं, कितनी बार है उसको यहां दिखला देंगे। तो एक नंबर आप देखिएगा 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, 2 आया है, 3 आया, 4 आया है, फिर 8 आया है, 7 है, 17 है, 7 है, 17 है, 2 है, 9 है, फिर 3 है, 3 यहां आ चुका है, 8 भी आ चुका है, 2 भी आ चुका है। इतने ही टाइप के नंबर। ये जो है वो आपको जो क्वेश्चन में गिवन नंबर्स थे वो थे। अब कितनी दफा है इसको मैं जानबूझकर यहां टैली मार्क में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, फिर हम इसको फ्रीक्वेंसी में करेंगे, फिर इसको हम फ्रीक्वेंसी में करेंगे। फ्रीक्वेंसी का मतलब वो नंबर कितनी दफा आया है। चलो 2 एक, दूसरा लकीर, तीसरा लकीर और चौथा लकीर, यानी इस पूरे डाटा में 2 4 टाइम्स आया था, यही लिख दिया गया 2 4 दफा है। 3 कितनी दफा है? 1 2 3, 3 लकीर, 3 दफा। 4 कितनी दफा है भाई? 1 2, 2 दफा है, 2 लकीर। 8 कितनी दफा है? 1 2 3 4 5 6। अब 6 दफा का रिप्रेजेंटेशन देखो, 1 2 3 4, पांचवा जो होगा इस तरीके से इनक्लाइन लाइन बनाइएगा, सबको काटता हुआ, ये पूरा 5 का रिप्रेजेंटेशन है। फिर ये 6,
यानी 4 लकीर, 5वां, ये पूरा एक बंडल तैयार हो गया। अब ऐसे ऐसे जितने बंडल होंगे 5-5 कहलावेंगे। 4, 5वां इंक्लाइन करना है। तो सब स्ट्रेट लाइन का रिप्रेजेंटेशन। ये इंक्लाइन भी एक स्ट्रेट लाइन है। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का जैसा ग्राफ आता है, और ये सब 1 वेरिएबल के ग्राफ होते हैं, स्ट्रेट लाइन। तो 4 के बाद ये 5वां और ये छठा। अच्छा 7 कितनी दफा है भाई? 1-1 2 दफा। 17 कितनी दफा है भैया? 1 दफा। 9 कितनी दफा है? ये भी 1 दफा है। अच्छा टोटल नंबर गिन लो ताकि पता चले कुछ 20 तो ना हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। इन सारे फ्रीक्वेंसियों का सम देखो 19 आ रहा है क्या? 4 3 7, 7 और 2 9, 9 और 6 15, 2 17, 2 19। सही बात है। तो इसमें सबसे ज्यादा बार नंबर रिपीट कौन हुआ है? 8। अरे 6 दफा हुआ है। असल नंबर तो वो 8 है। वो नंबर जो सबसे ज्यादा मर्तबा आया है, उस मर्तबा को नहीं लिखेंगे कि मर्तबा 6 है। मर्तबा तो फ्रीक्वेंसी है, कितनी दफा आया है। पर वो वैल्यू जो बार बार रिपीट हो रहा है वही मोड है। बार बार रिपीट होने का मतलब सबसे ज्यादा बड़ा नंबर, बार बार रिपीट होने वाला नंबर, सबसे ज्यादा मर्तबा आने वाला। मैक्सिमम टाइम रिपीटिंग वैल्यू 8 सबसे ज्यादा मर्तबा है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि मोड 8 है। समझ में आई बात? ग्रुप डाटा के लिए फॉर्मूला कल बताएंगे, आज टाइम हो गया। बस फ्रीक्वेंसी का कन्वर्जन वाला लॉजिक पे ही। तो आप ये जानिए कि जब भी अनग्रुप डाटा होगा तो कॉमा लगा लगा के दिएगा। आपको इस तरह से बदलने की जरूरत भी नहीं है इंटरेस्ट में, तो सिर्फ सिखा रहा था मैं टेली मार्क का रिप्रेजेंटेशन। वरना आप यहीं पे गिन लीजिए 2 कितनी दफा है, 8 कितनी दफा है, 7 कितनी दफा है। जो सबसे ज्यादा दफा हो वही वैल्यू मोड कहलाती है। क्लियर? चलिए।